बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक लास्ट टाइम तक हमने जो है क्वेश्चन नंबर 16 तक हल किए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 17। इस एक्सरसाइज में हम इक्वेशंस ऑफ द प्लेन से मुतल्लिक पढ़ रहे हैं। मैं दोबारा से आपको बता दूं कि इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स कौन कौन सी थी। एक ये फॉर्म थी नॉर्मल पॉइंट नॉर्मल फॉर्म a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। और इसको अगर सिंप्लीफाई मजीद जो है किया जाए तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 जो है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद जो है 2.3 पॉइंट फॉर्म थी कि अगर प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट दिए गए हों तो इसकी मदद से जो है हम इसको जो है इक्वेशन मालूम कर सकते हैं प्लेन की। और उसके बाद जो है ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट, जेड के नीचे जेड इंटरसेप्ट लिख के इसको ऐड करके इक्वल्स टू 1 लिखा जाए तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाती है। फिर इसके बाद नॉर्मल फॉर्म है प्लेन की और वो होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। और इसमें पी जो है ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन है। ये खास तौर पे इसमें जो नॉर्मल है या जो परपेंडिकुलर है ये फ्रॉम द ओरिजिन होता है, जबकि एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द। उसमें पहली इक्वेशंस में जो है जो शुरू में लिखी है ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, जबकि इसमें जो है एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। और नॉर्मल भी वो जो ओरिजिन से जो है परपेंडिकुलर ओरिजिन से प्लेन पर होता है। और ये फार्मूला है पॉइंट का लाइन प्लेन से डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला। और ये है दो प्लेन्स के दरमियान एंगल मालूम करने का फार्मूला। और दो प्लेन्स पैरेलल होती हैं अगर ये इक्वल हो, रेशियोज इक्वल हो, और अगर इन रेशियोज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो फिर उस सूरत में प्लेन्स परपेंडिकुलर होती हैं। तो अब इसके मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस मालूम करना है। पॉइंट पी का इस प्लेन से डिस्टेंस मालूम करना है और इस लाइन के अलोंग मालूम करना है। ये प्लेन की इक्वेशन दी गई है, ये प्लेन है, इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करना है, लेकिन ये डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग मालूम करना है, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो हम इस फार्मूले से मालूम कर लेते, ये वाला फार्मूला जो है। लेकिन ये चूंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है बल्कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन अलोंग दिस लाइन है, तो इसलिए ये इससे डिफरेंट तरीके से मालूम किया जाएगा। तो इसके लिए पहले हम ये पॉइंट क्यू मालूम कर लेंगे। जब पॉइंट क्यू मालूम हो जाएगा तो फिर उसकी मदद से जो है डिस्टेंस फार्मूले की मदद से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस से जो हम डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। तो अब शुरू करते हैं। द सिंस द लाइन थ्रू द पॉइंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, कि इस पॉइंट में से जो पास करती हुई एक लाइन वो इस लाइन के पैरेलल है, ये सवाल में बताया हुआ है। तो फिर इस लिहाज से जो डायरेक्शन रेशियोज लाइन के होंगे गिवन लाइन के होंगे वही जो है पी क्यू लाइन के हो जाएंगे। सो डायरेक्शन रेशियोज आर, ये डायरेक्शन रेशियोज इसके 2, 1 और -2 ये गिवन है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट में से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, और इस लाइन के पैरेलल यानी कि जिसके डायरेक्शन रेशियोज यही होंगे वो इसके इक्वल आ जाएगी। x माइनस एक्स वन ओवर ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी इक्वल्स टू टी। ए बी सी की वैल्यूज वही हैं जो इस गिवन लाइन की हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो इसको जब सिंपलीफाई किया है तो ये सिमेट्रिक फॉर्म से जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में तब्दील होगी। और पहले भी आपको बताया था कि पैरामीट्रिक फॉर्म जो होती है किसी भी लाइन की जो है वो उस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट को, जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यही वैल्यूज को जब मैंने पॉइंट की फॉर्म में जो है ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में लिख दिया है तो दिस इज द एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो ये इस लाइन के ऊपर पी क्यू लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट आ गया। सिंस Q also lies on plane 1, चूंकि Q जो है ये प्लेन 1 के ऊपर भी लाई करता है
तो इसलिए प्लेन 1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये प्लेन 1 है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को जब इसमें x, y और z की जगह रिप्लेस किया तो ये सिंप्लीफाई होगी, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे t की वैल्यू 20/7 के इक्वल आ गई। अब ये t की वैल्यू वापस जो है जब इसमें रिप्लेस कर दी, इसमें रिप्लेस की या q की वैल्यू में रिप्लेस कर दी, तो हमें ये q के कोऑर्डिनेट्स हासिल हो गए। p के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से मालूम थे, अब q के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम हो गए। आप ये ध्यान में रखें कि ये मेथड हमने पहले भी कहीं जो है पिछली एक्सरसाइज में भी यूज किया था, जिसमें हमने एक परपेंडिकुलर के डिस्टेंस, परपेंडिकुलर की लेंथ मालूम की थी, और उसके लिए पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स मालूम किए थे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मालूम किए थे, और फिर उसके बाद उसकी जो है लेंथ मालूम की थी डिस्टेंस फार्मूले से। अब Q की वैल्यू भी मालूम होगी, P की वैल्यू पहले से ही मालूम थी, तो अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर को यूज किया है। तो इससे जो है प्रूव हो गया कि इसका डिस्टेंस जो है, या इसकी डिस्टेंस सॉरी पॉइंट का जो है इस प्लेन से अलोंग द गिवन लाइन जो है ये 60/7 के इक्वल था। ये इसमें हमने प्रूव करना था। हमने जो तरीका यूज किया है वो ये यूज किया है कि इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट में से पास करती हुई ये लाइन की इक्वेशन लिखी, और इससे फिर Q के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए पैरामीट्रिक फॉर्म से जो है, और Q पॉइंट चूंकि इस प्लेन पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो Q के वैल्यूज x, y, z की वैल्यू जब इस प्लेन की इक्वेशन में सेट सब्स्टिट्यूट की है तो इससे t की वैल्यू आ गई, और t की वैल्यू वापस इसमें रिप्लेस की है तो इससे q के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए, और फिर उसके बाद जो हमने p और q के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसकी वैल्यू मालूम कर ली। जी किसी ने कोई सवाल पूछना है तो माइक ऑन करके जो है सवाल पूछ ले। चलिए स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना सबके साथ? यस सर, हो रही है। जी जी, कोई सवाल तो नहीं पूछना होते किसी ने? नो सर। बस जी ये था क्वेश्चन नंबर। जी अब ये है क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, अगर हम जो है किताब से पढ़ लें इसके सवाल क्या है। सवाल है कि शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट, कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस, और फिर इन लाइंस को कंटेन करती हुई एक प्लेन की इक्वेशन भी मालूम करनी है। अगर आपको याद हो हमने एक सवाल पहले भी जो है हल किया था, जिसमें ये था कि शो दैट दीज लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स जो है ये इंटरसेक्ट करती हैं। उसमें 4 पॉइंट्स दिए गए थे, और सिर्फ हमने ये शो करना था कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, और उसके लिए हमने तरीकाकार मुख्तलिफ यूज किया था। इसमें तरीकाकार उससे मुख्तलिफ यूज कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि चूंकि 4 पॉइंट्स गिवन थे इसलिए मुख्तलिफ यूज किया है। हाँ उसको जो है आप इसके मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो इसमें 2 लाइंस दी गई हैं, तो हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि अगर ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर इनकी ये इक्वेशन जो है ये साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जानी चाहिए। इनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। x की वैल्यू को x के इक्वल, y की वैल्यू को y के इक्वल, z की वैल्यू को z के इक्वल लिखा यहाँ पर। तो ये 3 इक्वेशंस बन गई। अब इन 3 में से पहली 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो इससे t की वैल्यू आ गई, और फिर इसके बाद t की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस करके इससे s की वैल्यू आ गई। तो ये t और s की वैल्यूज जो है इसमें हमें मालूम होगी। अब ये t और s की वैल्यू उस तीसरी क्वेश्चन में पुट करनी है जिसको हमने अभी सॉल्व नहीं किया। तो जब उसमें पुट किया है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इससे प्रूव हो गया कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये लाइंस के इंटरसेक्ट करने का तरीका हमने एक्सरसाइज नंबर 8.2 में भी यूज किया था, और इसमें भी हम यूज कर रहे हैं कि चूंकि लाइन की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दी गई थी,
तो अगर इनको हम इक्वल करें x की वैल्यू को x के इक्वल, y की वैल्यू y के इक्वल, z की वैल्यू z के इक्वल, तो 3 इक्वेशंस बनती हैं। तो इन 3 इक्वेशंस में से जो है 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इससे t और s की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जब इससे जो है t और s की वैल्यू मालूम की है तो t की वैल्यू -1 और s की वैल्यू 1 आ गई और उसको इस तीसरी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट किया और इन वैल्यूज ने जब इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इससे प्रूव हो गया कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अब इसके बाद इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि इन जो है पॉइंट्स, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें से पास करती हुई प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो पॉइंट चूंकि पॉइंट 3 2 -2 लाइज ऑन द प्लेन, अगर आप जो है इस फिगर को देखें तो फिगर ये है कि ये लाइन एक L दी गई है, ये लाइन M दी गई है। ये लाइन L जो है इस पॉइंट में से पास कर रही है और ये लाइन M जो है ये इस पॉइंट में से पास कर रही है। ये वैल्यूज मैंने पॉइंट्स की कहाँ से ली हैं? ये यहाँ से ली हैं। चूंकि ये x इक्वल टू x1 प्लस AT होता है, तो ये पहली वैल्यू जो है ये पॉइंट को बनाती है, यानी कि इसमें पॉइंट क्या बन गया, 3 2 -2 बना और दूसरी लाइन में पॉइंट बन गया -2 -4 और 6 बन गया। जबकि इसके डायरेक्शन रेशियोज 2 2 2 1 और -3 है, जबकि दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 4 -4 और -5 है। तो इसमें जो है ये पॉइंट उस गिवन लाइन से आया है, ये पॉइंट भी गिवन लाइन से आया है और इनकी डायरेक्शन रेशियोज भी जो है ये गिवन लाइन से ही आई हैं। ये 2 1 और -3 जैसे मैंने आपको बताया दिखाया वहां से कि ये इसमें पहली लाइन एल में जो है इसके इक्वल है और ये इस पॉइंट में से पास कर रही है, जबकि लाइन एम जो है इस पॉइंट में से पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशियोज 4 -4 और -5 बनते हैं। अब लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट, मैंने सिर्फ इस पॉइंट में से पास करती हुई जो है ये एल के पॉइंट में से, इसमें से भी मालूम कर सकते हैं लेकिन मैंने सिर्फ इसमें से पास करती हुई प्लेन की इक्वेशन मालूम कर ली और वो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म में लिखी है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0 से A, B, C are the direction ratios of the normal to the plane, required plane. Required plane पर जो normal है ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं और ये पॉइंट जो है ये वाला मैंने जो लाइन L पे लाई कर रहा था उसको यूज किया है, where A, B, C are the direction ratios of the normal to the plane. अब जो इस प्लेन पर नॉर्मल है वो गिवन लाइन पर जो है गिवन प्लेन पे परपेंडिकुलर है and normal is perpendicular to the given lines. ये जो required plane का normal है ये given lines पे perpendicular होगा। अगर perpendicular होगा तो उसकी condition of perpendicularity जो है इसको satisfy करेगा। a1 plus b1 plus c1 equals to 0 और a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0 जो है ये लाइन L के लिए है और ये लाइन M के लिए है जी। 2a1 प्लस 1b1 प्लस -3c1, तो इससे जो है ये पहली इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई और जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो 4a1 प्लस -4b1 प्लस -5c1 इक्वल्स टू 0, या चूंकि ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं तो a1 b1 की बजाय a b c लिखा हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -5 -5, फिर -3 इंटू -4 +12, तो ये -12 आ गया। फिर -b के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू -3 -12 और फिर -2 इंटू -10 -5 प्लस 10 के इक्वल आ गया और ऊपर c लिखा तो फिर 2 इंटू -4 -8 और -4 इसको लिख दिया। तो इससे जो है ए बी सी की रेशियो वैल्यूज जो है 17 2 और 12 आ गई। माइनस में आई थी, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया
चूंकि ये रेशियो में है वैल्यूज, तो इसलिए इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये ए बी सी की वैल्यूज आ गई, तो ए बी सी की ये वैल्यूज जो है इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में रिप्लेस कर दी, इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दी, तो इससे हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल होगी। जी किसी ने इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो माइक ऑन करके जो है पूछ ले। नहीं है तो इसमें क्वेश्चन नंबर फिर 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ ए प्लेन, ए बी सी अब इंटरसेप्ट दिए गए हैं ऑफ द प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, और आर जो है ये प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो फिर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड होती है। इसमें याद रखें कि जिसमें भी जो है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन या नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन दिया गया हो, तो इसमें जो है फिर हम अमूमन जो है नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन इसमें चूंकि इंटरसेप्ट्स भी दिए गए हैं, तो इसलिए जो है सिंस ए बी सी आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ ए प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो फिर इसकी इक्वेशन बनती है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इक्वल्स टू 1 जो है। ये मैं पहले भी आपको जो है दिखा चुका हूँ इस एक्सरसाइज के शुरू में जो है कि ये नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म जो है क्या होती है, वो इसके इक्वल होती है, और इसमें कैपिटल ए बी सी लिखे हुए हैं, और जबकि इसमें जो है स्मॉल ए बी सी इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ये सवाल में ही जो है ये वैल्यूज दी गई हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई, इन द इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। तो इसमें से अगर x को अलग करें तो 1 ओवर a आता है, इसमें 1 ओवर b आता है, और इसमें 1 ओवर c आता है। तो इससे मालूम हुआ कि इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज 1 ओवर a, 1 ओवर b और 1 ओवर c हैं। तो 1 ओवर a, 1 ओवर b, 1 ओवर c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ये जो गिवन प्लेन है या रिक्वायर्ड प्लेन है इसके नॉर्मल है। और अब सवाल में बताया हुआ है कि ओरिजिन का इस प्लेन से डिस्टेंस जो है ये आर के इक्वल है, ये गिवन है, और डिस्टेंस मालूम करने का ये फार्मूला है जो एक्सरसाइज के शुरू में आपको बताया हुआ है। ये फार्मूला पॉइंट को जो है, पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है, एक्स की जगह इसमें रिप्लेस किया, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0, इसमें रिप्लेस किया, और ये 1 इधर आ गया तो ये -1 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दिया, इसके कोएफिशिएंट 1 ओवर a का स्क्वायर प्लस 1 ओवर b स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ इसको डिवाइड किया और सिंपलीफाई किया, तो ये इक्वेशन बन गई इसका रेसिप्रोकल। और इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो इससे जो है ये रिक्वायर्ड कंडीशन हासिल होगी कि इस कंडीशन के तहत इस पर जो है प्लेन का डिस्टेंस जो है फ्रॉम द ओरिजिन इसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, और इसमें ये कंडीशन प्रूव की जा सकती है। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है, इस सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू प्लेन्स की इक्वेशंस मालूम करनी है whose distance from the origin are 3 units each and which are perpendicular to the line through the points A and B। A और B पॉइंट्स जो दिए गए हैं, इनमें से जो पास करती हुई लाइन है उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए इसको, और इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 3 के इक्वल होना चाहिए। तो प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है अगर 3 के इक्वल है तो ऐसी दो प्लेन्स होगी, एक जो है वो ओरिजिन के एक साइड पे और दूसरी उसी की जो है अपोजिट साइड पे होंगी। तो इसमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल्स टू 3। जब डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन दिया जाए तो फिर नॉर्मल फॉर्म यूज की जाती है, और नॉर्मल फॉर्म है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। तो इसमें p की वैल्यू जो है हमने 3 यूज कर ली, और इसके साथ प्लस माइनस की वैल्यू इसलिए लिखी है
कि ऐसी दो लाइंस, दो प्लेन्स हो सकती हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 3 के इक्वल हो, एक साइड पे, दूसरी दूसरी उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हो सकती है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसलिए प्लस माइनस के साथ जो है डिनोट कर दिया। तो अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आ गई। अब प्लेन जो है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है उसके भी होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे मालूम करेंगे? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम कर लिए। यही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन में है, क्योंकि प्लेन जो है पर जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, और पैरेलल है तो उसके रेशियोज आपस में सेम होंगे। Since line AB is normal to both the required planes, therefore direction cosines of the normal are. तो डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने के लिए डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट को जो है, सॉरी, इसकी मैग्नीट्यूड को इनसे डिवाइड कर दिया, इसके कंपोनेंट से। मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर्स के जो डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए जब कभी भी जो है डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने हो तो यूनिट वेक्टर मालूम कर लें। और यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करते हैं? वेक्टर को जब उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि ये इसमें डिवाइड किया गया है, तो इससे जो है ये यूनिट वेक्टर आ गया और यही इसके डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई कर दिया तो ये 1/√6 और -1/√6 और ये 2/√6 के इक्वल आ गई। तो therefore required equation of the plane, ये डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज जब हमने जो है इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दी Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू ±3 में, तो इससे जो है ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमें हासिल हो गई है, जो हमने इसमें हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज जो है 8.4। और 8.4 जो है ये एक्सरसाइज भी जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन से रिलेटेड है, लेकिन अब जो लाइन आएगी वो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से आएगी, कि दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट करें तो इससे एक लाइन बनती है। ये जैसे ये देख लें, ये अगर प्लेन एक एम हो एक एल हो, ये दो प्लेन्स हैं, इन दोनों ने जब इंटरसेक्ट किया है तो इन दोनों में ये एक कॉमन लाइन आ गई। अब हमने ऐसी लाइन से मुतल्लिक जो है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से हासिल होंगी वो हमने इसमें डिस्कस करनी है, इस पूरी एक्सरसाइज में जो है 8.4 में। तो इसमें पढ़ते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है, प्रूव दैट द प्लेन्स इंटरसेक्ट, कि ये प्लेन इंटरसेक्ट करती हैं। और फिर इसके बाद है, एंड इक्वेशन ऑफ देयर लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। और इसकी जो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो है वो हम इस फॉर्म में शो करना है कि लिख सकते हैं। तो आपके पास जो नोट्स पहले होंगे उसमें एक चीज मिसिंग थी जो मैंने ईमेल से सेंड किए हुए हैं आपको, कि इसमें प्लेन्स को इंटरसेक्ट नहीं प्रूव किया गया कि इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती। तो कैसे जो है, ये एक प्लेन है तो 4 4 और -5 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन, और 8 12 एंड -13 आर द डायरेक्शन रेशियोज टू द नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2 जो है। तो ये दोनों जो है नॉर्मल के जो है डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये यहाँ पर मैंने लिखे हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 1 आर 4 4 एंड -5, and direction ratios of the normal to the plane 2 are 8 -12 and -13 है। अब इनके दरमियान रेशियो देखिए, 4/8 4/12 एंड -5/-13। अब ये रेशियो चूंकि इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि ये लाइन जो है पैरेलल नहीं है। अच्छा, अभी जो है 10 मिनट जो है रहते हैं इस मीटिंग को ख़त्म होने के लिए। उम्मीद है हम 2-3 सवाल तो कम से कम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हमने जो है ये डिस्कस कर लिया है कि ये लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती हैं। एक प्लेन में अगर जो है
ये दोनों प्लेन चूंकि पैरेलल नहीं है, इन पे नॉर्मल जो है वो पैरेलल नहीं है ना, इसलिए ये प्लेन भी पैरेलल नहीं है। और अगर प्लेन्स पैरेलल नहीं है तो फिर लाजमी तौर पे प्लेन इंटरसेक्ट करेंगी। तो इससे प्रूव हो गया कि ये प्लेन इंटरसेक्ट करती हैं। अब हमने इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। तो इसका एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका जो है यूज किया गया है, ये है कि हमने इस प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट्स मालूम कर लेने हैं और इस पे 2 पॉइंट्स मालूम कर लेने हैं। तो जब 2 पॉइंट्स मालूम कर लेंगे तो इससे जो है हम इसकी इक्वेशन बड़ी आसानी से मालूम कर सकेंगे। तो टू फाइंड ए पॉइंट ऑन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन 1, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन 1 पे पॉइंट मालूम करने के लिए हम z इक्वल्स टू 0 इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें z की जगह 0 लिखा तो ये इक्वेशन बन गई 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, 8x प्लस 12y इक्वल्स टू 32। और अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें, जो भी आप आसानी से हल कर सकते हो। इनके कोएफिशिएंट एक जैसे बना के ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 2 किसी एक में रिप्लेस कर दी तो इससे x की वैल्यू 1 आ गई और z की वैल्यू 1 0 पहले से ही हमें मालूम थी। तो इससे जो पॉइंट हासिल हो गया 1 2 और 0 पॉइंट हासिल हो गया। अब दूसरा पॉइंट हासिल करने के लिए हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। एक बार हमने जो है y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0 पुट किया और अब दूसरी दफा जो है x इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं। y इक्वल टू 0 भी पुट किया जा सकता है, सिर्फ दो जो है कोई से दो जो है पुट करने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए हैं। अगर 3 पॉइंट चाहिए होते तो हम y इक्वल्स टू 0 भी पुट करते, लेकिन चूंकि 2 पॉइंट चाहिए थे, सिर्फ जो है इसमें हम x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो वो जो इक्वेशन 1 और 2 थी वो ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो z की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1/2 आ गई। तो हमें ये एक और पॉइंट हासिल हो गया। तो ये 2 पॉइंट जो है हमें दोनों प्लेन्स पे हासिल हो गए। और जब 2 पॉइंट्स हासिल हो गए तो 2 पॉइंट फॉर्म से फिर हम इस प्लेन लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, जो इक्वेशन थी x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसमें जो है ये दोनों पॉइंट्स को जब हमने सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन हासिल होगी, जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से हासिल होती है। जी किसी ने कोई सवाल पूछना है तो माइक ऑन करके जो है पूछ ले। ये नहीं है तो हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 यही सवाल है, सेम यही सवाल है, सिर्फ उसकी वर्डिंग आपको लग रहा होगा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कि उसमें यह है कि फाइंड द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। दो प्लेन्स की इक्वेशन दी गई हैं, तो इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उसकी सिमेट्रिक फॉर्म मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सिमेट्रिक फॉर्म ही जो है मालूम की है। उसमें एक इजाफी चीज ये थी कि हमने शो किया था कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, जबकि इसमें सिर्फ जो है हमने इसकी सिमेट्रिक फॉर्म मालूम करनी है लाइन की। इसमें ये नहीं शो करना कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही है। तो उसके लिए वही तरीका यूज किया है कि एक पॉइंट मालूम किया, पॉइंट मालूम करने के z0 पुट किया तो इससे जो है हमें ये पॉइंट हासिल हो गया। और दूसरा पॉइंट मालूम करने के लिए x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो इससे ये दूसरा पॉइंट आ गया। और फिर 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमने हासिल कर ली। ये इसकी मदद से हमने ये इक्वेशन हासिल की इसकी। तो ये सेम वही सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट द लाइंस आर पैरेलल। ये शो करना है कि लाइंस पैरेलल हैं। और लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो आपस में इक्वल हो। a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2 हो। तो इसके लिए भी मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोसीजर ही यूज किया है। कैसे? एक बार जो है z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 लाइन l में जो है सब्स्टिट्यूट किया, लाइन l की इक्वेशन में पुट किया और इसको सॉल्व किया है तो ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया।
और इन दोनों पॉइंट से इस लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज मालूम कर लिए। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इन दोनों से मालूम किए हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से मालूम कर लिए, तो लाइन l के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। पहले लाइन l पे दो पॉइंट्स मालूम किए, फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से जो है लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम कर लिए। अब यही प्रोसीजर जो है लाइन m के लिए यूज करना है कि लाइन m पे हमने दो पॉइंट्स मालूम करने हैं, z इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करके, तो इससे दो दो इक्वेशंस बन गई। उन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व किया तो इससे जो है ये दो पॉइंट्स हासिल हो गए। और फिर अब हमने जो है इन दोनों पॉइंट्स से जो है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 की मदद से जो है डायरेक्शन रेशियोज मालूम कर लिए इसके जो है। तो इसके लाइन m के डायरेक्शन रेशियोज इसके इक्वल हैं, जबकि लाइन l के डायरेक्शन रेशियोज इसके इक्वल थे 1/3, 5/3। अब देखना है कि क्या इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो आपस में इक्वल है कि नहीं। ये a1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू, ये b1, ये b2 की, ये c1 और ये c2 की, जो हम पहले जो है मालूम कर चुके हैं। जब इसको सिंपलीफाई किया है तो ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई। तो इससे प्रूव हो गया कि ये दोनों लाइंस जो दी गई हैं ये आपस में पैरेलल है। अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होता तो ये परपेंडिकुलर होनी थी, और अगर जो है ये रेशियो आपस में इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती। अच्छा, अगला सवाल जो है वो भी यही है, और सिर्फ ये फर्क ये है कि उसमें जो लाइंस दी गई हैं उसको शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो मैं आपको बता दूं वो मैंने एक और मेथड से हल किया हुआ है, लेकिन आप एग्जैक्टली यही मेथड यूज करें उसके लिए। आप उसको दोबारा से हल कर लें इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने यूज किया है। वो ये है कि लाइन एल के ऊपर ये जो लाइन एल है इस पे पहले दो पॉइंट्स मालूम कर लें। और दो पॉइंट्स कैसे आएंगे, z इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे। और फिर इन दो पॉइंट से जो है इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 से। फिर इसके बाद लाइन m पे जो है दो पॉइंट्स मालूम करने के लिए z इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे इस पर मजीद दो पॉइंट्स आ जाएंगे। और उन दो पॉइंट्स को जो है जब आप यूज करेंगे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 से जो है, तो इससे जो है उसके भी जो है डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो जाएंगे। अब ये जो डायरेक्शन रेशियोज मालूम हुए हैं उनको जो है इसमें जो है आपने सब्स्टिट्यूट करना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 में। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, और उससे प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसमें a1 a2 को और b1 b2 c1 c2 जो है इसको मालूम करने के लिए एक डिफरेंट तरीका यूज किया है जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। अगर आप इसको इसमें से पढ़ लीजिएगा, अगर आपको जो है इसमें समझ आ जाए तो बेहतर है, अदरवाइज बेहतर यह है कि आप उस सवाल को भी क्वेश्चन नंबर 3 के मेथड से ही हल करें। अगर इसमें कोई किसी को मुश्किल हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको हल करके जो है इस मेथड से जो है भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो अभी जो है माइक ऑन करके, चूंकि 1 मिनट से कम रह गया है, माइक ऑन करके जो है कोई इसको कोई सवाल पूछना चाहता है तो उसमें कोई सवाल पूछ लीजिए।